बात करते हैं। पूर्व सीएम राबड़ी देवी का बड़ा बयान सामने आया है। आवास खाली करने पर बयान दिया है। 10 सर्कुलर रोड आवास राबड़ी देवी नहीं खाली करेंगी, किसी भी कीमत पर खाली नहीं करूंगी, राबड़ी देवी ये कह रही हैं। सीएम सम्राट चौधरी को सीधी चुनौती दिया है, चैलेंज दिया है खुलकर कि फोर्स बुला लीजिए और आवास को खाली करा लीजिए। नया सीएम बने हैं सम्राट चौधरी। इस तरह की बातें राबड़ी देवी की तरफ से की गई है। बंगले पर और भी अधिक बवाल बढ़ गया है। आपको बता दें कि प्रशासनिक स्तर पर बंगला खाली करने की बात की जा रही है। ये बंगला किसी और के नाम पर आवंटित किया जा चुका है। इससे पहले भी बंगले को खाली करने को लेकर चर्चा हुई थी और आज एक बार फिर से जब राबड़ी देवी से इस पर बातचीत की गई तो उन्होंने खुली चुनौती बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को दे दी है और ये कह दिया है कि अगर इतनी ही दिक्कत हो रही है तो फोर्स भेज दें, देखते हैं कि बंगला कैसे खाली होता है। मैं बंगला नहीं खाली करूंगी, किसी भी कीमत पर बंगले को खाली नहीं किया जाएगा। फोर्स बुला के सम्राट चौधरी नया मुख्यमंत्री बनल है ना, आवास खाली करने के लिए मैडम फोर्स बुला के सम्राट चौधरी नया मुख्यमंत्री बनल है ना। उचित लगता है आपको? बुला के खाली करा है, फोर्स बुला के हम नहीं खाली करेंगे। उचित लगता है आपको आवास खाली करने के लिए मैडम? फोर्स बुला के सम्राट चौधरी नया मुख्यमंत्री बनल है ना। उचित लगता है आपको? बुला के खाली करा है, फोर्स बुला के हम नहीं खाली करेंगे। उचित लगता है आपको आवास खाली करने के लिए मैडम? फोर्स बुला के सम्राट चौधरी नया मुख्यमंत्री बनल है ना। उचित लगता है आपको? बुला के खाली करा है, फोर्स बुला के हम नहीं खाली करेंगे। उचित लगता है आपको? और देखिए, पटना से न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र इस खबर के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ जानकारी आपके पास? अभी राबड़ी देवी ने जो चुनौती दी है, जिस तेवर में उन्होंने सम्राट चौधरी से कहा है कि हिम्मत है तो फोर्स बुलाकर दिखा दें, मैं बंगला नहीं खाली करूंगी, इसका क्या मतलब हम समझें? देखिए, बंगला का जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा है और खास करके 10 सर्कुलर रोड जो बंगला है, लगभग 2005 से उस बंगले में राबड़ी देवी और उनका पूरा परिवार रहता है और खास तौर पर वो राबड़ी देवी के नाम पर ही बंगला अलॉट भी किया गया था। लेकिन अब वो बंगला नंदकिशोर राम के नाम पर अलॉट कर दिया गया और राबड़ी देवी को कह दिया गया कि आप जल्द से जल्द बंगला खाली कर दें। लेकिन राबड़ी देवी ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो बंगला खाली नहीं करेंगी। मतलब साफ है कि वो सरकार से दो हाथ करने को भी तैयार हैं। आपको याद होगा, ठीक इसके पहले 5 देश रत्न मार्ग भी खाली करने का जब ऑर्डर दिया गया था, जब जो अभी वर्तमान के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं उस समय उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन जब वो उप मुख्यमंत्री से हटे उसके बाद जब बंगला खाली करने के लिए कहा गया उस समय भी काफी ड्रामेबाजी हुई थी, धरना प्रदर्शन, बहुत नारेबाजी हुई, लेकिन न्यायालय की तरफ से आदेश आया और उसके बाद बंगला खाली करना पड़ा। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि एक बार फिर से बिहार में बंगले पर सियासत तेज है और राबड़ी देवी ने साफ तौर पर कह दिया है कि 10 सर्कुलर रोड आवास का जो बंगला है वो उसे खाली नहीं करेंगी। सम्राट चौधरी इसके लिए पुलिस फोर्स लगवा ले। मतलब साफ है कि अब राबड़ी देवी की बात करें तो ये बंगला उनके नाम पर आवंटित था और लगभग कितने वर्षों से वो यहाँ रह रही हैं और जाहिर तौर पर एक कनेक्शन होता है, एक मोह होता है। जिस घर में आप लंबे वक्त से रह रहे हो, जिस बंगले में आप रह रहे हो, शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि राबड़ी देवी उस बंगले को खाली नहीं करना चाहती हैं। आप बिल्कुल देखिए, वो जो बंगला है 10 सर्कुलर रोड वो काफी बड़ा बंगला है और उस बंगले में जब से राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री पद से हटी उसके बाद से उसी बंगले में वो रही। उसके पहले उस बंगले में राबड़ी देवी के भाई रहा करते थे और उस बंगले से पुराना नाता कहीं न कहीं राबड़ी देवी का है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि यह भी एक कारण है। और चूंकि बंगले के अंदर काफी अत्याधुनिक तरीके से कंस्ट्रक्शन भी कराया गया है, लोगों के बैठने के लिए आवास, कार्यालय, लिफ्ट, तमाम चीजों को उस बंगले में लगाया गया है। तो इस तरीके से ये बंगला भी काफी सुसज्जित किया गया था, इसलिए भी वो चाहती हैं कि वो बंगले में रहें, क्योंकि जो बंगला अभी दिया गया है राबड़ी देवी को, इस बंगले के बनिस्पत काफी छोटा है। लेकिन सरकार ने तय कर दिया है कि बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष होने के तौर पर उन्हें दूसरा बंगला दिया जाएगा और वर्तमान में जो अभी 10 सर्कुलर रोड बंगला है वो बिहार सरकार के मंत्री
नंदकिशोर राम को दिया जाए। और इसी बात को लेकर के कहीं न कहीं विवाद शैलेंद्र, शुरू हो हम चुका आपसे है। ये भी और जानना चाहेंगे, क्योंकि अब चुनौती दी जा रही है, चैलेंज किया जा रहा है, इसका क्या असर देखा जा सकता है? क्या वाकई फिर से एक बार कानूनी प्रक्रिया के तहत जाया जाएगा, कोर्ट में इस बात को लेकर जाया जाएगा और उसके बाद कोई एक्शन होगा? बिल्कुल, देखिए सरकार का अपना पक्ष है, न्यायालय ने बंगले को लेकर के गाइडलाइन भी जारी किया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि राबड़ी देवी कब तक अपनी जिद नहीं छोड़ती हैं, चूंकि सरकार ने बंगला अलॉट कर दिया है और फिलहाल जो तस्वीरें दिख रही हैं उसके अनुसार राबड़ी देवी को बंगला खाली करना पड़ सकता है। वाकई चैलेंज जरूर किया जा रहा है। शैलेंद्र, आपसे बातचीत करेंगे, आपसे पूरी जानकारी लेंगे, लेकिन इस पर राजनीतिक दलों की भी प्रतिक्रिया लेनी जरूरी हो जाती है। हमारे साथ दानिश इकबाल जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं दानिश जी। दानिश जी, देखिए खुली चुनौती दी जा रही है, आपके मुख्यमंत्री को ये कहा जा रहा है कि नए नए बने हैं मुख्यमंत्री, फोर्स बुलाकर दिखा दे, मैं तो बंगला नहीं खाली करूंगी। देखिए, सरकार और कानून अपना काम करेगा। राबड़ी देवी जी को बंगले से इतना मोह क्यों है? बंगला तो उनको खाली करना ही पड़ेगा, ये सरकार का निर्णय है और ये उनको खाली करना पड़ेगा। सवाल ये होता है कि राबड़ी देवी का परिवार गाजियाबाद में जाकर के अपने बच्चे का जन्मदिन मनाता है, इलाज कराना है तो वो सिंगापुर जाकर के इलाज कराते हैं, और जब लूटने का समय आता है तो वो बिहार की जनता के पैसे को लूटना चाहते हैं, बिहार को लूटना चाहते हैं। ये नहीं चलेगा। सम्राट चौधरी जी की सरकार में स्पष्ट है कि बंगला खाली करना है, जनता का पैसा को अब लूटने नहीं दिया जाएगा इन लोगों को। और मुझे तो लगता है कि इनको बड़ा दिल दिखाते हुए, सुचिता दिखाते हुए, राजनीतिक सुचिता दिखाते हुए खुद आगे आकर के बंगला खाली करना चाहिए, ना कि विवाद खड़ा करना चाहिए। लेकिन दानिश जी, जो उनका अंदाज था बात करने का, जिस तेवर में उन्होंने ये कहा है कि नए नए मुख्यमंत्री बने हैं और इस तरह का आदेश देने से क्या होगा, उनकी इस भाषा से, उनकी शैली से हम यही समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं तो किसी भी कीमत पर बंगला नहीं खाली करूंगी। तो क्या एक्शन लिया जा सकता है, क्या कार्रवाई की जा सकती है? इन लोगों का जो अहंकार है इतना बड़ा है कि वो जनता के पैसे के बंगला, जो सरकारी बंगला है, उसको खाली करने के लिए मना कर रहे हैं। वो साफ साफ जो है चुनौती दे रहे हैं सरकार को। तो मुझे लगता है कि ये सब बिहार की जनता स्पष्ट देख रही है कि किस तरह का इनका हाव भाव है, किस प्रकार का इनका चाल चरित्र है। सत्ता में नहीं है तब इनकी ये वास्तविकता है, अगर ऐसे लोग सत्ता में रहे होंगे तब क्या इनकी हकीकत रही होगी। इसलिए जनता ने लगातार इनको नकारा है, लगातार ये विपक्ष में है और कानून अपना काम करेगा। कानून से बड़ा कोई नहीं होता है, चाहे वो राबड़ी देवी। चलिए, वाकई देखने वाली बात होगी दानिश जी की अब कानून के आगे राबड़ी देवी क्या एक्शन लेती हैं। क्या वाकई कानून के हत्थे चढ़ने के बाद ही वो बंगला खाली करेंगी, या फिर जो प्रक्रिया है, प्रशासनिक प्रक्रिया, उसके स्तर पर जाकर वो बंगला खाली करती हैं या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र से हमारी बातचीत जारी थी। शैलेंद्र, ये बताइए कि जिस तरीके से राबड़ी देवी बार बार इस बात का जिक्र कर रही हैं, क्योंकि आप बता रहे थे कि ये बंगला काफी वक्त से उनके पास है, इससे कनेक्शन है, एक मोह है, और यही सबसे बड़ी वजह मुझे लगती है जिस वजह से राबड़ी देवी इस घर को खाली नहीं करना चाहती है। लेकिन जो कार्रवाई होती है, जो प्रशासनिक प्रक्रिया होती है, वो क्या होती है, उसके तहत कैसे बंगले का आवंटन किया जाता है, क्या आधार होता है, ये सारी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए बिहार में जो सरकारी बंगला है वो स्टेटस सिंबल माना जाता है और यही कारण है कि तमाम जो नेता हैं उन्हें बंगला का मोह होता है। और जहां तक आवंटन की बात है और खाली करने की बात है, तो सबसे पहले जो बंगला है उसे भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत जो अलग अलग पुल बनाए गए हैं विधायकों के लिए, विधान पार्षदों के लिए, मंत्रियों के लिए, या फिर अन्य जो जज हैं उनके लिए, तो जो मंत्रियों के लिए एक अलग पुल बनाया जाता है और उसमें जो बिहार सरकार के जो मंत्री होते हैं उन्हें बंगला अलॉट भवन निर्माण विभाग और सरकार के द्वारा किया जाता है, या फिर जो नेता प्रतिपक्ष है उन्हें अलॉट किया जाता है। राबड़ी देवी को ये जो बंगला है वो नेता प्रतिपक्ष के नाते अलॉट किया गया था और बिहार विधानमंडल दल के नेता के नाते भी अलॉट किया गया था और बहुत लंबे समय से राबड़ी देवी इस बंगले में रह रही। उनका पूरा परिवार, लालू प्रसाद यादव और तमाम लोग इसी बंगले में रह रहे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष होने के नाते एक पोलो रोड आवास जो है वो आवंटित है, लेकिन राबड़ी देवी को ये आवास आवंटित था और नवंबर महीने में ही
राबड़ी देवी को यह बंगला खाली करने के लिए कहा गया था और उसी वक्त उन्हें दूसरा बंगला अलॉट कर दिया गया था। लेकिन उस समय से लेकर अभी तक बंगला खाली करने को लेकर कोई पहल नहीं की गई और अब फिर से एक नोटिस जारी किया गया है उस बंगले को लेकर के कि राबड़ी देवी को वो बंगला खाली करना होगा, क्योंकि वो बंगला बिहार सरकार के एक मंत्री के नाम पर अलॉट कर दिया गया है। और जाहिर सी बात है कि तकरीबन 6 महीने से अधिक का वक्त मिल गया है और अभी जो नोटिस गया है उस नोटिस में मुश्किल से 1 महीने का वक्त उन्हें और मिल सकता है और उसके बाद सरकार जब चाहे बंगला खाली करवा सकती है। ये भी जानना यदि राबड़ी देवी अभी आपने इस बात की जानकारी दी, जिक्र किया कि जब नेता प्रतिपक्ष थी राबड़ी देवी उस दौरान उन्हें इसे अलॉट किया गया था और अभी भी विधानमंडल की वो सदस्य हैं, तो आखिर क्या आधार बताकर किस वजह से उन्हें इस बंगले को खाली करने के लिए कहा जा रहा है और क्या मंत्री को कोई और बंगला अलॉट नहीं किया जा सकता है प्रशासनिक स्तर पर? देखिए, नवंबर महीने में ही राबड़ी देवी को नेता प्रतिपक्ष होने के नाते हार्डिंग रोड स्थित एक बंगला अलॉट कर दिया गया और उसके बाद से यह बंगला किसी को अलॉट नहीं किया गया था। लेकिन अब यह बंगला बिहार सरकार के एक मंत्री को अलॉट कर दिया गया है, तो जाहिर सी बात है कि अब राबड़ी देवी को यह बंगला खाली करने का फाइनल नोटिस मिल चुका है और यदि राबड़ी देवी बंगला खाली नहीं करती हैं तो उन्हें बाजार मूल्य से बंगले का किराया भी देना पड़ सकता है और ये किराया जो है हर महीने चक्रवृद्धि ब्याज के अनुसार जुड़ता और काफी महंगा किराया सरकार ने, जो चूंकि इस तरीके की बातें पहले भी हो चुकी हैं सरकार में, पहले भी सरकार की फजीयत हुई है और जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे उसी वक्त उन्होंने निर्णय लिया था कि यदि कोई बंगला खाली नहीं करता है तो उसे बाजार मूल्य से किराया देना होगा और उस बंगले पर चक्रवृद्धि ब्याज के अनुसार किराया लगेगा, तो वो किराया काफी अधिक होता है। लेकिन अब इस मामले में देखना होगा कि सरकार क्या निर्णय लेती है और राबड़ी देवी क्या निर्णय लेती है। लेकिन जिस तरीके से कि ये तो अल्टीमेटम है आखिरी, लेकिन क्या कोई अवधि भी लिखी गई है कि कब तक, किस तारीख तक बंगले को खाली करना है? देखिए, अब कोई समय की बात नहीं है, अब जल्द से जल्द खाली करने की बात है, क्योंकि बंगला किसी को अलॉट कर दिया गया है और खाली करने के लिए जो पहला नोटिस था वो नवंबर महीने में ही जारी हुआ था, तो 6 महीने से बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और देखिए, इस पर हम लगातार राजनीतिक दलों से प्रतिक्रिया ले रहे हैं। एक बार फिर से हम बीजेपी से ही जुड़ेंगे, सुमित शशांक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं हम वो पहले आपको सुनवा देते हैं। राज की हनक और लूट तंत्र की सनक दिखाने में लालू परिवार कभी पीछे नहीं हटता। सरकारी आदेश के बावजूद भी बंगले पर कब्जा करके रखना और कब्जे की प्रवृत्ति होना, कब्जे की मानसिकता होना, यह दिखाता है कि सरकारी आदेशों को किस तरीके से तार तार किया जाता था जंगल राज में और दूसरे के मकानों को कब्जा करने में राष्ट्रीय जनता दल के लोग कितना आगे रहते थे। कहीं ना कहीं उस जंगल राज की हनक और सनक बार बार गाहे बगाहे निकल करके सामने आ जाती है जब ये लोग सरकारी मकानों पर कब्जा करके बैठते हैं। बढ़ते आगे, देखिए अगली बड़ी खबर गोपालगंज से आपको बताएंगे। मोकामा के जेडीयू विधायक अनंत सिंह को गोपालगंज एमपी एमएलए कोर्ट से एक बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने तत्काल गिरफ्तारी पर 5 जून तक रोक लगा दी है और इस मामले की अब अगली सुनवाई तारीख भी तय कर दी गई है। यह मामला मीरगंज थाना क्षेत्र में हुए जनेऊ कार्यक्रम में हथियार प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है, जिसमें आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान अदालत में पुलिस की ओर से फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट पेश नहीं की जा सकी, जिसके चलते सरकार के अधिवक्ता ने समय की मांग की और इसके बाद न्यायाधीश ने 5 जून की तारीख निर्धारित कर दी है। साथ ही भोजपुरी गायक गुंजन सिंह की गिरफ्तारी पर भी कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगी है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और 5 जून तक गिरफ्तारी उनकी नहीं होगी। फिलहाल इस मामले में कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है। और देखिए, पूर्व सीएम राबड़ी देवी का बहुत बड़ा बयान, बंगले पर और भी अधिक बवाल बढ़ गया है। आवास खाली करने पर राबड़ी देवी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी कीमत पर बंगला मैं खाली नहीं करूंगी। पूर्व सीएम राबड़ी देवी का ये बड़ा बयान, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आवास खाली करने पर बड़ा बयान राबड़ी देवी का सामने आया। उन्होंने कहा कि नए नए सम्राट चौधरी सीएम बने हैं। और देखिए, इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय आरजेडी से एजाज अहमद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और एजाज जी, देखिए राबड़ी देवी खुलेआम चैलेंज कर रही हैं, चुनौती दे रही हैं, लेकिन जो प्रक्रिया कहती है उसके अनुसार नवंबर में ही उन्हें नोटिस भेजा जा चुका था, तो आखिर क्यों इस तरह की बातें उनकी तरफ से की जा रही है? देखिए, सबसे पहले जो प्रक्रिया की आप बात कर रही है,
तो आपको भी पता है, पूरे बिहार वासी को पता है कि 5 देश रत्न मार्क तारांकित था उप मुख्यमंत्री के लिए। मुख्यमंत्री जी ने अपने पद का किस तरह से सदुपयोग या दुरुपयोग किया है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि उस 5 देश रत्न मार्क को मुख्यमंत्री निवास में मिलाने का काम किया। आखिर कारण क्या है? और बिहार विधानसभा अध्यक्ष के लिए जो तारांकित था फ्लैट, उसको कहीं ना कहीं एक मंत्री के लिए अलॉट कर दिया गया। और जो दोनों डिप्टी सीएम हैं वो अपने अपने जो पुराने फ्लैट है उसी में है, जबकि कारांकित पहले से जो रहा उप मुख्यमंत्री का वो समाप्त कर दिए गए। तो इस तरह से सरकार में बैठे हुए लोग कहीं ना कहीं नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। सरकार में बैठे हुए लोग अपने स्तर से जिस तरह से कार्य कर रहे हैं वो तो दिख रहा है, बताने की आवश्यकता नहीं है। सरकार कैसे काम कर रही है, सरकार किस तरह से काम कर रही है, सरकार का क्या दृष्टिकोण है, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। लेकिन एजाज जी, ये जानकारी तो पहले ही पहुंचाई जा चुकी थी। नवंबर के महीने में ही बोल दिया गया था कि आप बंगले को खाली करें, इसे किसी और को अलॉट किया जा रहा है। तो ये आखिर किस तरह की तानाशाही है? खुलेआम चैलेंज करना कि फोर्स भेज दीजिए, फिर भी हम खाली नहीं करेंगे। आप जो ये वर्ड इस्तेमाल कर रही है तानाशाही का, सबसे पहले तो इस वर्ड को आप वापस लीजिए। तानाशाही नहीं है, लोकतंत्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। और लोकतंत्र में नोटिस का मतलब ये नहीं। लेकिन मैं अपने शब्द को वापस इसलिए नहीं ले सकती एजाज जी, क्योंकि उनके जो तेवर हैं, आप टीवी स्क्रीन पर खुद देखिए ना, राबड़ी देवी किस अंदाज में बात कर रही है, किस तरीके से बात कर रही है। वो मीडिया की तरफ से दिए गए माइक को भी वो हटा रही है, फेंक रही है। तो ये इसे क्या कहते हैं? ये किस तरह का तेवर है? पत्रकार को ऐसी भाषा से बचना चाहिए। एजाज जी, मैं अपनी भाषा पर बिल्कुल कंट्रोल रखी हुई हूँ, बिल्कुल कंट्रोल है। लेकिन जिस तरीके से जो प्रक्रिया है उसे फॉलो करना आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। आप भी बिहार की जनता के लिए मजबूत विपक्ष के तौर पर हैं, तो इस तरह की भाषा, इस तरह की चर्चा, और राबड़ी देवी जो एक बड़े पद पर रह चुकी हैं एजाज जी, अगर वो इस तरह से बात करेंगी, अशोभनीय है ये। और सबसे पहले तो आपको मुख्यमंत्री जी से और भारतीय जनता पार्टी से और जो बिहार में एनडीए के प्रतिनिधि हैं उनसे पूछना चाहिए कि। और देखिए, हमारे साथ जेडीयू से अनुप्रिया पटेल जी जुड़ी हुई हैं, वही आपके सवालों का जवाब देंगी, क्योंकि मुझसे आप बात करने के वक्त नजर नहीं आ रहे हैं। एजाज जी, शायद आपकी आवाज अगर आप तक मेरी पहुंच रही होगी तो अनुप्रिया जी आपके सवालों का जवाब देंगी। अब अनुप्रिया जी से आप सवाल का जवाब ले लीजिए उस मामले पर कि एक देश रत्न मार्ग में, एक अन्य मार्ग में 5 देश रत्न मार्ग को कैसे मिला लिया गया, कौन सा कानून और कौन से संविधान के अंतर्गत काम किया गया कि मुख्यमंत्री के लिए बड़े से बड़ा। अनुप्रिया जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो एजाज जी की बातों का जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि सरकार में बैठे हुए लोग ही बंगले नहीं खाली कर रहे हैं, तो हम क्यों करेंगे? देखिए, आदरणीय राबड़ी देवी जी जो बिहार के पूर्व के मुख्यमंत्री रही हैं और वर्तमान में विपक्ष की नेता है, लेकिन जिस आवास खाली करने पे जिस तरह का बर्ताव और जिस तरह की व्यवहार और जिस तरह की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है, यह निश्चित तौर पर दर्शाता है कि यह विपक्ष में बैठने के कारण ये मानसिक रूप से परेशान है और जिस तरह की स्थिति है, और वो विपक्ष की नेता है, उनकी भाषा मर्यादित होनी चाहिए। क्या मैसेज देना चाहती है? और हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं, इनके व्यवहार से हमें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आने वाले समय में इनके जितने भी दल के विधायक हैं इसी तरह का व्यवहार करेंगे। आप मुख्यमंत्री रही हैं, आपको पता है कि क्या कानून व्यवस्था होती है, और ऐसा नहीं है कि आपको बाहर निकाल दिया जा रहा है, आपको नए आवास आवंटित किए जा रहे हैं। और मुझे जहाँ जानकारी है, एजाज जी को भी जानकारी है, जिस आवास में रह रही है उससे बड़ा ही आवास मिल रहा है, लेकिन जिस हट धर्मता और व्यवहार वो दिखा रही है, पूर्णतः दिखता है कि विपक्ष में होने के कारण, लगातार 2 दशक से विपक्ष में होने के कारण लालू परिवार जो है वो परेशान है और अपने गलतियों पे वो गलतियों से सीख नहीं रहा है और एक नई गलती करते चली जा रही है। और जिस तरह से व्यवहार उन्होंने लोकतंत्र के चौथे खंभे। चलिए, बहुत शुक्रिया अनुप्रिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। देखने वाली बात होगी कि इस मामले में अब आगे कैसे एक्शन लिया जाता है, राबड़ी देवी क्या एक्शन लेती हैं और साथ ही साथ सरकार की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है। बढ़ते आगे, खबर बगहा से आ रही है, जहां मंत्री नंदकिशोर राम ने अपनी ही सरकार में स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली की पोल खोलकर रख दी है। मत्स्य एवं पशुपालन विभाग के मंत्री नंदकिशोर राम औचक निरीक्षण करने रामनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच गए, लेकिन वहां चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ गंदगी और कुव्यवस्था नजर आई है। उससे उनका पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा।
बेडशीट और टॉयलेट की हालत पर पहले तो मैनेजर को जमकर खरी खोटी सुनाई और फिर विभागीय अधिकारी को फोन लगाकर पूरी जानकारी दी है। दोषी पदाधिकारी पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मंत्री नंद किशोर राम ने सीएचसी का निरीक्षण किया है। रामनगर अस्पताल में और यहाँ जो बेडशीट बिछाया गया है बिस्तर पर, सारे बेडशीट पर लहू के निशान हैं। परसों महिलाओं के लिए जो रखा जाता है, मैनेजर अब कह रहा है मुझको, यहाँ का प्रभारी भाग गया, कह रहा है कि इसको बदलवा देंगे। लगता है कि 1 वर्ष से इसकी साफ सफाई नहीं हुई है। टॉयलेट की यह स्थिति है कि उसमें खड़ा नहीं हुआ जा सकता और चारों तरफ सीलन है, काफी बदबू है। इन सबों के खिलाफ इस पर तो मैनेजर पर तो प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए और यहाँ के चिकित्सा पदाधिकारी पर। क्षेत्र भ्रमण के क्रम में मुझे पता चला है कि दिन में जो लोग पर्ची काटते हैं, यहाँ का प्रभारी और यहाँ का मैनेजर 2 रुपये के बदले 5 रुपया लेता है। तो हमने सरकार अब डीएम साहब से भी बात किया है, सीएस से भी हमारी बात हुई है। सीएस बाहर हैं इलाज के क्रम में, लेकिन डीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि हम तुरंत दिखवाते हैं और ये मैनेजर मुझको कह रहे हैं कि हम इसको बदलवा देंगे। और बरसों से बेडशीट जब मिला इन लोगों को, तब से आज तक बेडशीट की सफाई नहीं हुई है। हॉस्पिटल की स्थिति काफ़ी बद से बदतर है। यहाँ के प्रभारी और यहाँ के मैनेजर की जितनी निंदा की जाए वह कम है। और बड़ी खबर आपको बाढ़ से बताएंगे, जहां पुलिस ने एक अवैध मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा किया है। एसटीएफ और बख्तियारपुर थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने का सामान भी बरामद किया है। पुलिस ने मौके पर 4 कारीगर को भी गिरफ्तार किया जो हथियार बनाने में लगे हुए थे। गिरफ्तार सभी लोग नालंदा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस 5वें व्यक्ति की तलाश अभी भी कर रही है। अब तक की मिली जानकारी के अनुसार इन्हीं 4 में से 5 लोगों का गिरोह हथियार बनाने में सक्रिय था। ऑर्डर मिलने पर ये लोग एक दिन में 4 से 5 हथियार बनाया करते थे और उसे बेचते थे। हथियार बनाकर ये लोग जमा नहीं करते थे। पुलिस के अनुसार ये लोग पटना के, नालंदा के आसपास के जिलों में हथियार बेचा करते थे। तो बाढ़ में ये फैक्ट्री जो मौत की बन रही थी, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अवैध मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है, जांच पड़ताल की गई और उसके बाद सब कुछ निकलकर सामने आया। फिलहाल इस मामले की सघनता से जांच अभी भी जारी है। भारी संख्या में अर्धनिर्मित हथियार बरामद हुए। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। हथियार बनाते 4 लोग गिरफ्तार हुए और एक दिन में 4 से 5 हथियार बनाया करते थे ये सभी, जिनकी गिरफ्तारी हुई है और फिलहाल पुलिस लगातार एक्शन ले रही है। इनका जो ऑपरेशन था उसके अनुसार ये 4 व्यक्ति वहां पर और इनके अलावा एक अन्य 5वां व्यक्ति, ये लोग मिलकर इन्होंने एक गैंग बनाया हुआ था और उस गैंग में ये लोग आवश्यकता के अनुसार वहां पर कट्टे का निर्माण करते थे। भंडारण में ये कट्टा नहीं रखते थे। सिर्फ 4 या 5 एक दिन में जो भी निर्माण इनका आवश्यकता होती थी उसके अनुसार कर और उसको बेचने का कार्य ये लोग करते थे। इनकी सेलिंग की जो सूचना अभी तक प्राप्त हुई है उसमें धनोरवा थाना क्षेत्र में, नालंदा में और पटना में, इन 3 जगहों पर इनके बेचने का ये अभी तक जानकारी प्राप्त हुई। पूर्णिया के गुलाबबाग स्थित पाट व्यवसाय भवन में बीजेपी का 2 दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान शुरू हुआ है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय जन शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण निषाद, बनमनखी विधायक कृष्ण कुमार ऋषि और सदर अस्पताल विजय खेमका ने दीप प्रज्वलित कर किया है। इस दौरान वंदे मातरम गीत से कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने बताया कि शिविर में पार्टी की नीति और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। कुल मिलाकर 12 सत्रों में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। इधर तो बहुत दिनों के बाद हुआ है और इसमें प्रयास होता है कि जो हमारी पार्टी का जो तौर तरीका है, कैसे कोई कार्यक्रम किया जाता है और किसके पर क्या दायित्व होता है। तो जैसे मन की बात के कार्यक्रम है, तो मन की बात के कार्यक्रम से क्या बेनिफिट होता है देश को और संगठन को, क्या बेनिफिट होता है। प्रधानमंत्री जी जो भी कार्यक्रम करते हैं तो अलग अलग फॉर्मेट में कार्यक्रम होता है। ये इसमें जो है ना 8 सत्र है, इसमें 12 सत्र है। इस सत्र में हर एक सत्र में जैसे उद्घाटन में केंद्रीय राज्य मंत्री जी आए हैं, इसके बाद पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर जी आएंगे, हमारे विधान परिषद के उपनेता राजेंद्र गुप्ता जी आ रहे हैं।
हर एक सत्र में कोई न कोई वरिष्ठ जो नेता है, जो कार्यकर्ता है, पूरे जिला के जो कार्यकर्ता उसको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर है।